Hello student, welcome to my channel The Source of Wisdom. I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th history थर्ड चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 6 वीडियो में बनाया हूँ। ऑलरेडी इस चैप्टर का 6 वीडियोस बन गया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर 6 वीडियोस देख सकते हो। तो पहले ये 6 वीडियोस देखिए, फिर ये लास्ट वीडियो स्टार्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग ऑलरेडी ये तो डिस्कस कर लिए हैं राजा के बारे में। फिर भी चलो एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार इजी वे से एक बार समझ लो। जापान का देखो एम्पेरर, यानी कि जो सबसे ऊपर में है राजा, उसे बोलते हैं एम्पेरर। और एम्पेरर का तो एम्पेरर का ये साम्राज्य संभालने के लिए है सगुन। एम्पेरर का काम संभालने के लिए है सगुन, यानी कि आर्मी जनरल। अब देखो आर्मी जनरल तो है, आर्मी लोगों को, जापान का जो आर्मी लोग हैं उन्हीं लोगों को बोलते हैं सामुराई। और लास्ट में है कॉमन पीपल, ये फार्मर, आर्टिसन, ट्रेडर्स, ये कॉमन पीपल है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये फुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखेंगे। अभी तो पूरा साम्राज्य राजा लोगों का हाथ में तो आ गया था। द फॉल ऑफ द सगुन। अब देखो सगुन लोग तो राज कर रहा था। फॉल ऑफ सगुन यानी कि सगुन को चले जाना और रेस्टोरेशन ऑफ एम्पियर मेजी, ऑफ मेजी साम्राज्य को आना। सगुन साम्राज्य का चले जाना और मेजी साम्राज्य को आना। तो देखो ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18 से लेकर 19th सेंचुरी तक वेस्टर्न कंट्री एस्टेब्लिश कर रहा था अपना कॉलोनी, यानी कि वेस्टर्न कंट्री ईस्ट में बढ़ रहा था, ईस्ट में। तो ईस्ट में जितने सारे कंट्री हैं अपने कब्जा में कर लिए हैं। जैसे देखो इंडिया, चाइना, ये सभी कंट्री को अपना कब्जा में कर लिए हैं। फिर जापान तो और ज़्यादा दूर नहीं है, जापान को कब्जा में कर लेंगे। तो जापान की लोगों को तभी पता चला कि वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़ रही है, ईस्ट में बढ़ना स्टार्ट कर दिए है और अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर उन लोगों ने क्या सोचे है कि हम लोग अगर वेस्टर्न कंट्री के साथ कुछ बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ रिलेशन नहीं रखेंगे, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया देखो, तो उसी टाइम जो सगुन है या एम्पिरियर है, उन लोगों ने क्या सोचे है कि हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे वेस्टर्न कंट्री के साथ। फिर क्या हुआ है देखो, चलो देखते हैं। टू सेव द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन, अपने कंट्री को कॉलोनाइजेशन से बचाने के लिए, यानी कि दूसरे लोगों के हाथ में नहीं सौंपने के लिए। ठीक है, तो देखो द जापानीज सगुन डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल ट्रेड विथ वेस्टर्न कंट्रीज। जापान का जो सगुन है उन्होंने क्या सोचा है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे और बिजनेस नहीं करेंगे। ये 1824 में जापान का सगुन ने ये डिसाइड कर लिया था। बट दिस पॉलिसीज कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट ये पॉलिसीज लागू नहीं हुआ था फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिन तक ये लागू नहीं हुआ था। फिर देखो 1953 में क्या हुआ, अमेरिका सेंट कमांडर पेरी, अमेरिका ने सेंड किया है कमांडर पेरी को विथ ए नावल स्क्वाड्रन नेगोटिक ट्रेड ट्रीटी, एक ट्रीटी करने के लिए अमेरिका ने कमांडर पेरी को भेजे, एक ट्रीटी यानी कि संबंध साक्षर करने के लिए, एक संबंध स्थापन करने के लिए भेजे हैं। अमेरिका ने भेजे हैं कमांडर पेरी को कि तुम जापान चले जाओ और जापान जाके एक संबंध, हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने का एक कुछ ट्रीटी साइन करो, कुछ संबंध स्थापन करो। फिर देखो फिर क्या किए हैं, फिर 1953 में जिस टाइम कमांडर पेरी आया था, उसी टाइम द जापानीज पीपल वेर जनरली अनहैप्पी। जापान का पीपल अनहैप्पी है, यानी कि ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो आकर यहाँ पर बैठ गए हैं। इस कारण के लिए जापान का पीपल खुश नहीं है। देखो जापानीज पीपल वेर जनरली अनहैप्पी विद द सगुन से खुश नहीं है। बट देयर अपोजिशन ग्रीव आफ्टर पेरी आने का, ये इसमें पेरी जो आया है अमेरिका से, इस कारण के लिए जापान का ज़्यादातर लोग खुश नहीं है और सगुन का विरोध जाना भी स्टार्ट कर दिए है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर कुछ संबंध स्थापन करेंगे तो कॉलोनी बना लेंगे और अमेरिका का बात ही मानना पड़ेगा जापान को। इस कारण के लिए सभी लोगों ने ये मानने के लिए तैयार नहीं था, जापान का पीपल। फिर क्या हुआ देखो, जापान का पीपल ने सगुन जो था, सगुन को हटा के उसी जगह में एक नया साम्राज्य को बिठा दिए हैं। उसका नाम है एम्पिरियर मेजी साम्राज्य को बिठा दिए हैं। दे बिलीव्ड जापान वुड यूनिट अंडर द एम्पिरियर एंड बिकम ए पावरफुल नेशन चैलेंज द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के विरोध लड़ाई करने के लिए जो सगुन था, सगुन को हटा के मेजी को बिठा दिए हैं। फिर क्या हो देखो द न्यू गवर्नमेंट, ये
शगुन था पहले, फिर मेजी है, एक न्यू गवर्नमेंट ने देखो बहुत कुछ एस्टैब्लिश किया था। न्यू गवर्नमेंट टुक सम रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव एट दैट टाइम द फ्यूडल लॉर्ड वेर इंडिपेंडेंटली रूलिंग देयर टेरिटरी। दिस सिस्टम एबोलिश्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश। उसी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ विथ ऑल ऑफिशियल्स रिपोर्टिंग एम्पीरियर। सब ऑफिशियल काम भी ठीक ठाक चल रहा था। फिर क्या हुआ देखो, बट द एम्पीरियर वाज केयरफुल नॉट टू एनी फ्यूडल लॉर्ड टू मच। ही इंक्लूडेड देम देयर फॉलोअर्स इन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उन लोगों ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ये मेजी ने, शगुन को तो पहले ही हटा दिए हैं, किसी का पसंद नहीं था, इस कारण के लिए सभी लोगों ने मिलकर मेजी को हटा दिए हैं और बना दिए हैं मेजी एम्पीरियर। ठीक है, तो मेजी एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया है। वो क्या सिस्टम है चलो देख लेते हैं। तो क्या ऐसा सिस्टम है, ठीक है। देखो द न्यू गवर्नमेंट टुक, ये तो हो गया। अब द सेकेंड एक नया इंपॉर्टेंट सिस्टम है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप वाज अबॉलिश द सिस्टम ऑफ टेनेंसी रेंट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। अब देखो जमींदार लोगों को जो टैक्स भरना पड़ता है, उसी टैक्स को हटा दिए हैं मेजी आने के बाद। मेजी आने के बाद उसी टैक्स को हटाए हैं, फ्यूडल जमींदार लोगों को जो टैक्स देना पड़ता है। और देखो द स्टेट नाउ बिगन टू कलेक्ट रेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट। अब देखो ये गवर्नमेंट क्या स्टार्ट किए कर दिए है, मेजी गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स पॉलिसी स्टार्ट कर दिए है, जिस टैक्स पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए किसान लोगों से। फिर क्या हुआ देखो, और उसी टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किए हैं। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज रैपिड डेवलपमेंट हुआ और कुछ न्यू रिक्रूटमेंट आया है, कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को, जब देखो इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगा तब ज़्यादातर लोगों को जॉब भी मिल जाएगा, ज़्यादातर लोगों को जॉब भी मिल गया उसी टाइम। फिर देखो जापान ने सोचा है कि हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था इसका नाम है मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। एक मेजी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। तो देखो ये जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन किसने ये बनाए हैं, देखो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज promulgated in 1889 and came to known as Meiji Constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेजी, इट वाज बेसिकली मॉडल्ड ऑन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिस्मार्क के, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिस्मार्क की इसी बेस पर ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है देखो, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ है ऐसा टाइप के देखो कुछ है, कुछ इस यहाँ पर देखो कुछ राइट्स दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कॉन्फर्ड राइट ऑन द पीपल सच एज इक्वलिटी दिया गया है, समानता दिया गया है बिफोर द लॉ, कानून बनाया गया है, फ्रीडम स्वतंत्रता दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट वेलफेयर दिया गया है, पनिशमेंट ओनली थ्रू ए लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस से सभी लोगों को कानूनी तरीके से सजा सुनाया जाएगा, ऐसा दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में। और मेजी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था किस टाइम में, 1889 में। और इसका बेस कौन सा था, ये जर्मन का जो बिस्मार्क कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेस पर यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। देखो द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन एशिया, हम लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में अभी जान लेंगे। एशिया का नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुआ था, डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि डेमोक्रेसी के लिए जो लोग स्ट्रगल किए उन लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब देखो इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एंड नेशनलिज्म इन द कंट्री एवल्व्ड उप्स ब्रिटिश रूल। इंडिया का ज़्यादातर लोग ब्रिटिश लोगों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था किस टाइम में, महाविद्रोह होने के बाद। 1857 में जब महाविद्रोह हुआ था, महाविद्रोह होने के बाद यानी कि 1857 से ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए थे अंग्रेज लोगों के खिलाफ। और उसी टाइम मुग़ल लोगों ने राज किया था, बंगाल में मुग़ल लोगों ने राज किया था। फिर क्या हुआ देखो, जो स्ट्रगल किए स्ट्रगल का साथ किन किन लोगों ने दिए देखो। अराउंड 1880 एमर्जिंग मिडिल क्लास बिगन स्ट्रगल टू मेक इंडिया ए फ्री, इंडिया को फ्री बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक एंड मॉडर्न नेशन बनाने के लिए। अनलाइक जापान वेयर एम्पीरियर, जापान में जैसे एम्पीरियर था ऐसा नहीं बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। डेमोक्रेसी मीन क्या है देखो, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी कि पीपल गवर्नमेंट को बिठाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं किस गवर्नमेंट को लाना है, किस गवर्नमेंट को नहीं लाना है, ठीक है। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए तो देखो ये जिन लोगों ने स्ट्रगल किए हैं उन लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है। देखो दे आर वेयर इंटेलेक्चुअल लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, नेशनलिस्ट पोस्ट लाइक बद्रुद्दीन तैयबजी। अब देखो बहुत लोगों का नाम दिया गया है, पंडित रामाबाई, लाला लाजपत राय, सुब्रमण्य, बहुत लोगों का देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा, रासबिहारी बोस, बहुत लोगों का नाम दिया गया है। देखो ये सभी लोग स्ट्रगल किए हैं, ये सभी लोग स्ट्रगल किए। वी कैन सी द देयर वेर
अब देखो इसका साथ दिया था, यानी कि ये स्ट्रगल का साथ दिया था, इस स्ट्रगल का साथ दिया था पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, ये सभी जातियों ने ये साथ दिया था, एक साथ मिलकर साथ दिया था इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने के लिए। और देखो इसमें हेल्प किए हैं सेवरल ब्रिटिश मैन भी, बहुत ब्रिटिश लोग भी इसे हेल्प किए हैं। जैसे देखो इंपॉर्टेंट है आर्थर ह्यूम और एनी बेसेंट, तो इंडिया को डेमोक्रेटिक दिलाने के लिए इन लोगों ने मदद किए हैं। अब देखो वन अदर श्रिंकिंग फ्यूचर मिडिल क्लास। अब देखो मिडिल क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा पीपल तो मिडिल क्लास में ही है, और देखो मिडिल क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी टाइम देखो, उसी टाइम इंडिया में एक असेंबली बनाया गया था, ठीक है, और उसी असेंबली में देखो नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश किया गया। उसी टाइम इंडिया को डेमोक्रेसी दिलाने के लिए नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश किया गया। नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ था 1885 में, 1885 में। अब देखो दादा भाई नौरोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दादा भाई नौरोजी एनालाइज द इकोनॉमिक सिचुएशन। दादा भाई नौरोजी ने पहले बताई है इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है। उसी टाइम देखो इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब था, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने बताई है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी तो एक स्ट्रगलर है, ये तो पता ही है ऑलरेडी, मैं तो बताया हूँ। अब देखो ये और भी बहुत लोगों का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों का नाम इम्पोर्टेंट है जो लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई किए हैं, ब्रिटिश लोगों को मारने के लिए आगे आ गया है, बहुत आगे आ गया है। इसमें से देखो इंपॉर्टेंट नाम है खुदीराम बोसू, चेपकार ब्रदर्स और खुदीराम बोसू। खुदीराम बोसू का तो बात याद है कि किसी को, खुदीराम बोसू, देखो खुदीराम बोसू वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो पता ही है। खुदीराम बोसू ने क्या किया था, एक बार एक इंग्रेज को मारने के लिए, इंग्रेज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक बोमा छोड़ा था, और उसी दिन किंग्सफोर्ड उसी कार में नहीं थे, इस कारण के लिए एक महिला का डेथ हो गया था। इस कारण के लिए खुदीराम बोस का 18 साल की उम्र में फांसी सुनाई दिया गया था, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट बहुत लोगों का नाम है लाल बाल पाल। 1905 से लेकर 1920 तक स्ट्रगल किए हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल मीन्स ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम को याद रखना। ये लोग स्ट्रगल किए हैं, और ये लोग देखो यूथ को, एमंग द यूथ अंडर देयर लीडरशिप, ये यूथ को ज़्यादातर मतलब देखो समझाई है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाओ, इसके लिए काम करो, ऐसा समझाई है। और देखो यहाँ पर तो और लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पीसेंट, लेबर, आदिवासी। आदिवासी बोलते जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उन लोग को आदिवासी बोलते हैं, पता है ना। तो आदिवासी, दलित और बहुत महिला लोगों का भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैनी मूवमेंट और एगेंस्ट कास्ट सिस्टम। अब देखो बाद में कास्ट सिस्टम के विरोध भी लड़ाई हुआ था। अब देख लेते हैं चलो हम लोग द रोल ऑफ गांधी जी। इनमें से गांधी जी का रोल क्या है, गांधी जी का रोल क्या है। गांधी जी रिटर्न टू, गांधी जी ये अफ्रीका गया था, ये स्ट्रगल मूवमेंट के लिए अफ्रीका गया था। अफ्रीका से रिटर्न आने के बाद उन्होंने फिर से ज़्यादातर, देखो मास मूवमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादातर लोगों को लेकर एक मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत सारा मूवमेंट चलाया था, उसका साथ दिया था पीसेंट, आदिवासी, ये सभी लोगों ने साथ दिया था गांधी जी को। तो देखो गांधी जी ने क्या बात बताई थी। गांधी जी ऑल्सो प्रोपेगेटेड आइडिया स्वराज। गांधी जी स्वराज के लिए ये लड़ाई किए हैं, यानी कि अपना जो अधिकार है उसके लिए लड़ाई किए हैं। वुड बी नॉट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वलिटी के लिए भी लड़ाई की है गांधी जी ने। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ए वायलेंट रिवॉल्यूशन। अब देखो उसका जो रिवॉल्यूशन है ये वायलेंट नहीं है, यानी कि वो क्या चाहते थे, मतलब बहुत शांत से ये रिवॉल्यूशन चल रहा था, कुछ रैपिडली नहीं। फिर क्या हुआ, देखो ज़्यादातर लोगों ने गांधी जी का विरोध भी उसी टाइम करने लग गया था इस कारण के लिए, क्योंकि गांधी जी जो स्ट्रगल कर रहे थे बहुत शांत से चल रहा था उसका मूवमेंट, ठीक है। फिर आया है हम लोगों का, फिर हुआ है एक स्वराज के लिए जो मूवमेंट हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942, अंग्रेज भारत छोड़ो। क्वाइट इंडिया यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ये हुआ था अंग्रेज को भारत छोड़ो, ये चारों तरफ एक मूवमेंट चला था। स्वराज एंड लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसका नाम है देखो क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। ये एग्जाम पर बहुत बार पूछते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस टाइम हुआ है, 1942। एक देखो एक नारा लगाना स्टार्ट हो गया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो ऐसा बोल के एक नारा लगाया था, ठीक है। तो इसके बोलते हैं इसे वो जो 1942 में हुआ था इसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। ये याद रखने लेना आप लोग, ये एग्जाम पर आ सकता है। अब देखो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया को देखो बाद में इंडिपेंडेंस मिला है 1947 अगस्त 1947, ये तो सभी लोग जानते हो। 15 अगस्त 1947 इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया गया है। अब देखो अलग करने के बाद इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद उसी टाइम देखो जब असेंबली बनाया गया है तब चेयर में रखा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आफ्टर 3 years डेलिब्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और 1947 के 3 साल बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था जनवरी 1950 में। तो चलो ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर तो और कुछ है, चलो देख लेते हैं एक बार। देखो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है, ठीक है, 1950 में, जनवरी 1950 में। और उसी टाइम देखो कुछ सभी लोगों को इक्वलिटी मिला था, ज़्यादातर लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, न्याय मिला था, ब्रदरहुड, ये सभी सभी सिटीजन्स को दिया गया था। अब देखो उसी टाइम जो एडल्ट सिटीजनशिप मिला था 21 ईयर्स को मिला था। और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटेड वेरियस, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है, फ्रीडम का गारंटी देते हैं, फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन इन दिस वे ऑफ इंडिया बिकम ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट। और ये इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाने के लिए मदद किए हैं, ठीक है। चलो ये हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इस सभी वीडियोज़ को अगर किसी को अच्छा लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।